हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम समझेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं। ऑलराइट, क्या समझेंगे आज हम कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके क्या होते हैं और किस बेसिस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्विक्शन हो सकता है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की क्या वैलिडिटी है या क्या एविडेंशियरी वैल्यू है, उनके क्या लैंडमार्क जजमेंट्स है। तो ये कंप्लीट स्किनैरियो एक होलिस्टिक लेक्चर रहेगा हमारा ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं। अगर मैं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करूँ तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज़ जस्ट लाइक एन इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट एविडेंस की तरह होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आपके पास कभी भी कोई आई विटनेस या कोई फोटोग्राफ या कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं होती है। ये एक सर्कमस्टेंस होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपके जितने भी इवेंट्स अकर हुए हैं उन सबको क्लब करके जो एक कंक्लूजन ड्राइव होता है, दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब बात होती है कि इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो एक मिथ है हम सब में, मतलब एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है ये, कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जनरली उनकी एविडेंशियरी वैल्यू कम होती है या नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। सी गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तभी वैलिडेट होते हैं, तभी इसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है जब एक कंप्लीट चेन ऑफ इवेंट जो है वो मतलब क्लब्ड हो सके, जो आपके अक्यूज पर्सन को गिल्टी प्रूफ करने में हेल्प कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन कुछ और दिखा रही है, कोई सिचुएशन कुछ और दिखा रही है, नहीं। आप सारे एनालिसिस, आप सारे लॉजिक लगा ले, पर हर तरफ से आंसर एक ही आना चाहिए कि पर्सन ए ने ही क्राइम कमिट करा है। ठीक है, सारी ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक ही आंसर होना चाहिए कि येस, दिस पर्सन हैज़ कमिटेड दैट ऑफेंस। तो अगर आप सारे चेन ऑफ इवेंट्स को इकट्ठे करते हैं और आपका कंप्लीट सर्कमस्टांसेस, कंप्लीट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस यही दिखाते हैं कि इसी पर्सन ने ये क्राइम कमिट करा है या इसी पर्सन ने XYZ पर्सन को मारा है, तो ये आपके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा कि बी ने ही मेरी दुकान से सामान चुराया है। ठीक है, मुझे अभी ये डाउट है। अब जब हमने उसके घर पे सारा चेकआउट करा, तलाश ली, तो उसके घर से वही प्रोडक्ट मिला जिस प्रोडक्ट की मैंने बात करी थी कि ये मेरी दुकान पे ऐसे ऐसे आया था, उस समय बहुत भीड़ थी और मुझे ऐसे डाउट है कि ये बंदा उठा के उस भीड़ का फ़ायदा उठा के मेरी दुकान से सामान ले गया। और जब हमने उसके घर चेकआउट करा तो उसके घर तलाशी के दौरान भी वही सामान उतने ही कॉस्ट का हमें उसके घर से बरामद हुआ, मिला। तब यहाँ पे एक सर्कमस्टांसेस क्या लीड हुए कि यही एक्यूज है और यही पर्सन गिल्टी है, मतलब इसी पर्सन ने मेरी शॉप से उस समय सामान चुराया था। क्योंकि सर्कमस्टांसेस क्या डिपेक्ट कर रहे हैं, ये डिपेक्ट कर रहे हैं ना कि भीड़ का, जैसे मैंने बताया कि बहुत भीड़ थी और ये बंदा भी देख रहा था सामान, देखते देखते इसने बड़ी छुपके से सामान उठाया, अपने बैग में डाला और चलता बना। तो अब ये जो सर्कमस्टांसेस है ये ऐसे डिपेक्ट करे कि इसी ने ये क्राइम कमिट करा है। तो ये होते हैं आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो डायरेक्ट नेचर के तो नहीं होते हैं, पर जो ये स्किनैरियो ड्रॉ करते हैं, जो हमारे इन्फ्रेंस ड्रॉ होते हैं, वो यही शो करते हैं कि दिस पर्सन हैज़ कमिटेड दैट सो एंड सो क्राइम। तो ये होता है हमारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल है, 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स है, या आपने सुना होगा पंचशील प्रिंसिपल, है ना। तो ये हमारा एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिससे कहा जाता है कि इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल एपेक्स कोर्ट ने लेट डाउन करे थे, या पंचशील केस के नाम से भी बहुत ही पॉपुलर है ये केस। ठीक है, सो आपको इस केस की पूरी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है टिप्स पे होना चाहिए। इसके 5 मेन गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, वो थॉरली आपको मतलब रटा होना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट है। ऑलराइट, सो द केस इज शरद भिर्दीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। तो ये आपका केस है, ये आपका लैंडमार्क जजमेंट है, जिसे हम 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स इसी केस में एपेक्स कोर्ट ने लेट डाउन करे थे, या आप इसे पंचशील केस के नाम से भी जानते हैं। तब हम इसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल समझेंगे जो बुनियाद है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। मतलब अगर वो 5 प्रिंसिपल कोई भी केस में अकम्प्लिश होते हैं, फुलफिल होते हैं, तब हम उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन कर सकते हैं। और अगर वो 5 प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो अप होते हैं, कोई भी डाउट या कोई भी गुंजाइश रह जाती है, तो उस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इतना कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द केस एंड कंप्लीट साइटेशन टिप्स पे होना चाहिए। फॉर दैट नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल होगा, फ्रॉम देयर यू कैन रिकलेक्ट द नोट्स। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हैं इस केस के बारे में। अब इस केस में क्या होता है, एक लड़की होती है मंजू और एक लड़का होता है शरद। इन लोग का अरेंज मैरिज हो जाता है। ठीक है, शरद और मंजू की शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज हो जाती है।
तो इनकी जो शादी है वो होती है 11 फेब 1982 को। ये आपको याद रखना है फैक्ट्स इसके। शादी कब हुई? 11 फेब 1982 को, ठीक है। और शादी के 4 महीने के बाद दैट इज़ 12 जून 1982 को मंजू की डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत, जैसे मैंने आपको मेन बात समझा दी है। शादी कब हुई? 11 फरवरी को 1982 में। डेथ कब हो गई? 12 जून 1982 को डेथ हो गई। किसकी? उसकी वाइफ की। क्या नाम था वाइफ का? मंजू, ठीक है। अब जो लड़की होती है मंजू, वो बहुत ही डिप्रेस्ड होती है, बहुत ही दुखी होती है अपनी शादी के बाद, क्योंकि उसके भी कुछ डिज़ायर्स होते हैं। वो भी काफ़ी एम्बिशियस होती है अपनी मैरिज को लेके कि जो मेरे हस्बैंड होंगे वो बहुत ज़्यादा मुझसे केयर कंसर्न रखेंगे, बहुत अफेक्शन होगा उन्हें मुझसे। बट ये सारी जो चीज़ें होती है वो बेकार हो जाती है। उसके जितने भी डिज़ायर्स होते हैं, जितने भी वो एम्बिशियस होती है अपनी मैरिटल लाइफ को लेके, वो सब बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हस्बैंड तो बिल्कुल भी उसे वैल्यू नहीं करता है, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है। इवन उसके हस्बैंड की बाहर एक मिस्ट्रेस होती है, लाइक उसके हस्बैंड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है। बट एनी हाउ वो अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ सेटल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, मंजू के पेरेंट्स ने बहुत ही उम्मीदों से और बहुत ही राज़ी खुशी शादी करी होती है अपनी बेटी की शरद के साथ, ठीक है। बट वो काफ़ी डिप्रेस्ड होती है इंटरनली, वो बहुत ही अपने आप को आइसोलेटेड, लोनली फील करती है। तो वो एक दिन लेटर लिखती है अपनी बहन को जिसका नाम है अंजू, जिसमें वो कंप्लीट अपनी सिचुएशन का बताती है कि शादी के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके हस्बैंड उन्हें कितना इल ट्रीट करते हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में, वो बहुत ही लोनली फील करती हैं, ठीक है। और आखिरी में वो एक लाइन लिखती है कि आप ये सारी बातें मम्मा पापा को मत बताना, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अरमानों से, बहुत ही खुशी से मेरी शादी करी और मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती हूँ। तो अभी तो ये लेटर उसने अपनी बहन को लिखा है। कौन है उनकी बहन का नाम? अंजू। अब ऐसे ही वो एक लेटर अपनी फ्रेंड को लिखती है जिसका नाम वही नहीं होता, ठीक है। उसमें भी वो सारी सिचुएशन डिस्क्राइब करती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरे को इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कंप्लीट सिचुएशन वो डिस्क्राइब करती है उस लेटर में। अब जब 4 महीने के बाद मंजू की डेथ हो जाती है 12 जून को, तो यहाँ पे एक मतलब ऑब्वियसली एक सिचुएशन अराइज़ होती है कि उसने अपनी बहन और अपनी फ्रेंड को बताया था क्या क्या सीन है। तो जो शरद है, दैट इज़ उसका हस्बैंड जो है शरद, और उसका जो भाई होता है रामेश्वर, और उनके एक पड़ोस में अंकल होते हैं, इन तीनों को गिरफ्त में ले लिया जाता है, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन तीनों पे चार्ज लगाए जाते हैं सेक्शन 120B, सेक्शन 201 एंड सेक्शन 302, ठीक है। ये 3 चार्जेस इन पे फ्रेम करे जाते हैं। अब सीन ये होता है कि ये शादी पे गए होते हैं सब, मंजू, शरद, उसका भाई, नेबरहुड के अंकल वगैरह सब शादी पे गए होते हैं। शरद के घर में फंक्शन होता है। अचानक से उसकी वाइफ मंजू जो होती है वो रात को घर आने की बात करती है, ठीक है। वो घर आती है, अब वो बहुत राज़ी खुशी शादी से निकल के घर आती हैं अपने, और ये किसी को नहीं पता कि उस रात को क्या हुआ। जब सुबह शरद देखते हैं अपनी वाइफ को कि अभी तक वो उठी नहीं है, तो वो चेकआउट करते हैं एंड व्हाट ही फाइंड्स कि उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, शी इज़ नो मोर, ठीक है। तो एकदम शरद घबरा जाता है, वो बुलाता है सबको और डॉक्टर को भी बुलाता है कि भाई देखो क्या हुआ। तो डॉक्टर तब डिक्लेयर करते हैं कि हाँ, शी इज़ नो मोर। अब सिचुएशन ये है कि उनकी ऑलरेडी बिल्डिंग में ही एक पीडियाट्रिशियन होते हैं, एक फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर, ठीक है। पर वो उन डॉक्टर को बुलाने के बजाय शरद क्या करता है कि शरद कई किलोमीटर दूर जाके अपने फैमिली डॉक्टर को बुला के लाता है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है कि जब उनकी बिल्डिंग में ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल थे तो उन्हें इतनी दूर जाके फैमिली डॉक्टर को ही क्यों बुलाना था, ठीक है। तो यहाँ से भी एक डाउट जस्ट अराइज होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी मतलब शरद ने ही उसे मर्डर करा है या कुछ इंटेंशन था, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं आपको एक सिचुएशन समझा रही हूँ कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को स्टडी कर रहे हैं, ऑलराइट। तो अभी किसी को नहीं पता कि अचानक से मंजू की रात को कैसे डेथ हुई, क्यों डेथ हुई। और हाँ, शरद अपनी बिल्डिंग के डॉक्टर को ना प्रेफर करके वो दूर गए एक डॉक्टर को बुलाने जो कि उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, और उनसे मंजू को दिखवाते हैं जब वो डिक्लेयर करते हैं कि डैट मंजू इज़ नो मोर, ठीक है। तो अब जो उसका हस्बैंड होता है शरद, मंजू का, और जो शरद का भाई होता है रामेश्वर, और जो उनके नेबरहुड में एक अंकल होते हैं, अब इन तीनों के ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। 201 क्या होता है? फॉल्स एविडेंस, या फिर आप कोई भी स्क्रीन ऑफेंडर को बचाने की कोशिश करते हो एविडेंस को छुपा के या उन्हें मैनिपुलेट करके। अगला आता है 120B जो कि कॉन्स्पिरेसी के ऊपर है, और अगला आता है 302 किसका गाइस? पनिशमेंट फॉर मर्डर, ऑलराइट। तो ये तीनों चार्जेस लग जाते हैं अब इन पे। तो अब आपका ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लीड होते होते सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। तो इसमें एपेक्स कोर्ट कहता है कि भाई देखो,
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। हम 5 प्रिंसिपल बता देते हैं, अगर ये 5 प्रिंसिपल किसी भी केस में टिक टिक मतलब कंप्लीट होंगे पाँचों के पाँचों, तो हम उसमें कन्विक्शन कर देंगे। अगर ये 5 प्रिंसिपल के ऊपर आपका केस नहीं फॉलो अप करता है एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, तो कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो पहला प्रिंसिपल आप ध्यान से सुनेंगे, द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज़ टू बी ड्रॉन शुड बी फुली एस्टैब्लिश्ड। जो भी सर्कमस्टांसेस से आप कह रहे हो कि कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि इसी पर्सन ने क्राइम करे, यही गिल्टी है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। जो भी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि ए ने ही बी को मारा है, तो वो अपने आप में कैसे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। इसमें एक वर्ड यूज़ करा उन्होंने, गिल्ट इज़ टू बी ड्रॉन शुड बी फुली एस्टैब्लिश्ड। मतलब जो गिल्ट है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। शुड बी, यहाँ पे मे बी वर्ड नहीं यूज़ करा, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द वर्ड्स। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शुड बी फुली एस्टैब्लिश्ड, मतलब कोई भी गुंजाइश ना रहे। वो 100% सारे सर्कमस्टांसेस क्या इस्टेब्लिश करे कि पर्सन ए ही गिल्टी है, पर्सन ए ही एक्यूज्ड है। ऑलराइट। इसके बाद आपका सेकेंड प्रिंसिपल आता है, द फैक्ट्स सो एस्टैब्लिश्ड should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused। जो फैक्ट्स है वो इतने कंसिस्टेंट होने चाहिए, वो इस तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो कि वो कंसिस्टेंट हो, और वो एक ही चीज़ का हाइपोथेसिस ड्रॉ करे कि एक्यूज ही गिल्टी है, ए ने ही बी को मारा है, यही हाइपोथेसिस ड्रॉ होनी चाहिए, ना कि ये कि वो अपने हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर सके या जस्टिफिकेशन दे सके। फिर तो ख़त्म हो गई ना बात, फिर तो डाउट का मिल जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, राइट। तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आप चाहते हो कि एक्यूज को ना मिले, तो जो भी फैक्ट्स है वो कुछ इस तरीके से इस्टेब्लिश्ड होने चाहिए कि कोई भी मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लूँ या कोई भी हाइपोथेसिस मैं ड्रॉ करूँ, पर उससे एक ही आंसर हो कि ए ने ही बी को मारा है और ए ही जो है वो गिल्टी है। ऑलराइट। थर्ड पॉइंट, द सर्कमस्टांसेस शुड बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। जो सर्कमस्टांसेस है वो हमारे बहुत ही कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए, मतलब अपने आप में संपूर्ण होने चाहिए। कंक्लूसिव मतलब एकदम कंप्लीट हॉलिस्टिक होने चाहिए, जिसके बाद आपके ऊपर मतलब जिसके बाद आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अराइज ना हो सके, ठीक है। तो वो इतने कंक्लूसिव, इतने ठोस होने चाहिए। अगला पॉइंट, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड। सारे हाइपोथेसिस के से एक्सक्लूड, मतलब हम जब सारे सर्कमस्टांसेस को इकट्ठे क्लब करे, जोड़े, तो वो इतने अपने आप में कंप्लीट पिक्चर बना दे कि कोई और हाइपोथेसिस की जगह ही ना हो। सिर्फ हर तरफ से एक ही सिचुएशन क्रिएट हो, एक ही जवाब है कि दैट ए हैज़ कमिटेड सो एंड सो क्राइम और ए ही गिल्टी है, ए ही एक्यूज्ड है, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ एविडेंस सो कंप्लीट। जो चेन ऑफ एविडेंस है वो बहुत कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब जो हमारी अकरेंस ऑफ इवेंट है, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, जिससे हमें लगा कि इसने ही इसको मारा, तो वो अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए। सो कंप्लीट एज नॉट टू लीव एनी रीजनेबल ग्राउंड, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ना हो जिससे हमारा जो कंक्लूजन है वो उसकी कंसिस्टेंसी लूज़ हो जाए, मतलब एक डाउट क्रिएट हो जाए। वो अपने आप में अभी भी बहुत कंसिस्टेंट हो, बहुत परफेक्ट हो, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे हमें ये लगे कि एक्यूज्ड इनोसेंट है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, एक्यूज्ड गिल्टी है, ना कि ये दिखाने की एक्यूज्ड इनोसेंट है। एंड मस्ट शो दैट इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी दैट एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय द एक्यूज्ड। मैं सारी ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज़ को लगा लूँ, मैं पूरा ह्यूमन माइंड लगा लूँ, मैं सारी सिचुएशन को एनालिस कर लूँ, सारे लॉजिक्स लगा लूँ, पर एक ही चीज़ निकल के सामने आनी चाहिए कि वो क्या है, कि ए ने बी को मारा है एंड ए इज़ गिल्टी। ऑलराइट। तो ये आपके 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स है जो एपिक्स कोर्ट ने लेट डाउन करे थे, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। ओके गाइस, तो ये हमारा शरद बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है, सो इससे आपको बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। अच्छा, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगज़िम है हमारा, जो कि मैंने आपको इनिशियली नहीं बताया था, अब हम डिस्कस करेंगे इस मैगज़िम के ऊपर, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर ही बेसिस है, ठीक है, बेस है। दैट इज़ रेस इस्पा लॉक्यूटर। रेस इस्पा लॉक्यूटर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, चीज़ें अपने आप बोलती है, सिचुएशंस अपने आप दिखती हैं। ह्यूमंस झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, मैन मे लाई बट सर्कमस्टांसेस डू नॉट लाई। इसका मतलब यही है, हम ह्यूमन हैं, हमारी टेंडेंसी है झूठ बोलना, हम मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, पर सिचुएशन जो है, जो घटित हुआ है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो कभी झूठ नहीं हो सकते, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो ये आपका इस मैगज़िम का मतलब है, ठीक है। अब हम एक बात करते हैं, एक मैं रिलेटेबल एग्जांपल लेती हूँ, प्रॉबेबली आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा इससे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। बचपन में हम सब
पज़ल से खेलते हैं, राइट। पज़ल कार्ड्स होते हैं, आप उन्हें एक दूसरे में कंप्लीट फिट करते हो तो एक पिक्चर ड्रॉ हो जाती है ना। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बिल्कुल उस पज़ल गेम की तरह है। आपको हर एक कार्ड को परफेक्ट बॉक्स में, परफेक्ट एज में इस तरीके से फिट करने की वो एक कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करे। अगर एक भी कार्ड इधर का उधर होगा तो कंप्लीट पिक्चर कभी ड्रॉ नहीं हो सकती। तो वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज ले जाएगा और वो इनोसेंट प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसी एक पज़ल की तरह है जिससे आपने कंप्लीट लगा दिए एक दूसरे में, कंप्लीट फिक्स हो गए, और वो कंप्लीट चेन ऑफ पज़ल जो है, इवेंट जो है, वो प्रूफ कर देगी कि हाँ ये पिक्चर कंप्लीट है एंड हेंस प्रूफ की एक्यूज ही गिल्टी है ना। या फिर आप कुछ इस तरीके से समझिए, स्पेशली जो फूडी है लोग, उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हम सब ने बिंगो का ऐड देखा है ना। बिंगो के ऐड में क्या दिखाते हैं कि वो उसका जो ट्रायंगल शेप का बिंगो होता है, आप उसे कैसे भी घुमा लो, आप कोई भी एज से पकड़ के कैसे रोटेट कर लो, पर वो ले दे के फिर से ट्रायंगल बन जाता है ना। तो यही समझाना चाह रहे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी, आप सिचुएशन को कैसे भी मोल्ड कर लो, कैसे भी घुमा लो, कोई भी एंगल से देख लो, पर वो ट्रायंगल हर तरफ से सेम ही दिखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज, कि आप बिंगो के उस ट्रायंगल को कितना रोटेट कर लो, कैसे रोटेट कर लो, पर वो ट्रायंगल जो है वो अपना कंसिस्टेंसी, जो उसका करेक्टर है, वो लूज़ नहीं करेगा। यही हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ठोस होनी चाहिए, इतनी कंक्लूसिव होनी चाहिए कि आप कैसे भी देख लो, पर हर तरफ से एक ही हाइपोथेसिस ड्रॉ होगा। वो क्या होगा कि येस, ए हैज़ कमिटेड क्राइम एंड देयरफॉर ए इज़ गिल्टी। सो गाइज, दैट इज़ अप फॉर द सेशन। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।